गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू HDGIC ग्रुप्स। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन और एजुकेशन में पढ़ेंगे जो हमारा खंड खा है यानी कि सेक्शन 2 है, उसमें पहला शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के विषय में हम पढ़ेंगे। इसमें पहला चैप्टर है सीखना। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि सीखना क्या होता है। मनुष्य एक अधिगमशील प्राणी है। अधिगम प्रक्रिया उसके जन्म से ही नहीं बल्कि माँ के गर्भ से ही आरंभ हो जाती है। इसका मतलब है कि अधिगम यानी कि सीखना, व्यक्ति जो है वो हमेशा सीखता रहता है। ये व्यक्ति के जन्म से नहीं बल्कि जब व्यक्ति या बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से ही वो सीखना प्रारंभ कर देता है। महाभारत में वीर अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान प्राप्त किया था। ये अधिगम का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। और सब जानते हैं कि महाभारत में जो अभिमन्यु थे उन्होंने अपनी माँ के गर्भ में ही पूरा चक्रव्यूह जो था उसको तोड़ने का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और तभी से ये एक उदाहरण बन गया कि जो बच्चा होता है वो माँ के गर्भ से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और ये जो सीखने की प्रक्रिया होती है ये कोई एक दिन की नहीं होती कि कुछ समय जब तक हम पढ़ रहे हैं तब तक सीख लें, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो मरते दम तक का, जब तक कि व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो सीखता ही रहता है। मनुष्य जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। प्रारंभ में शिशु बिल्कुल असहाय और पराश्रित रहता है, किंतु धीरे धीरे वो अपने को वातावरण के अनुकूल समायोजित करने का प्रयत्न करता है। और सभी लोग जानते हैं कि जब शिशु होता है, नवजात शिशु होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है तो सबसे पहले वो किसी का सहारा लेता है तब बढ़ता है, और उसके बाद में वो धीरे धीरे अपने आप को इस वातावरण में पूरा समायोजित कर लेता है यानी कि एडजस्ट कर लेता है। इस समायोजन में जिस क्रिया से वो अनुभवों से अधिक लाभ उठाने की चेष्टा करता है उसे मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम प्रमुख अध्ययन का विषय है। पहले अधिगम के लिए सीखना शब्द का प्रयोग होता था। तो जो व्यक्ति है वो सीखता है तो उसके अंदर जो अनुभव होते हैं उससे भी ज़्यादा व्यक्ति सीखने के लिए चेष्टा करता है यानी कि उत्तेजना करता है। और इसी को मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट इसी को अधिगम कहते हैं या सीखना कहते हैं। और पहले जब अधिगम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था तो इसके लिए सीखने शब्द का प्रयोग किया जाता था। अधिगम सीखने का स्वरूप। अधिगम एक व्यापक शब्द है। अधिगम जन्मजात प्रतिक्रियाओं पर आधारित होता है। व्यक्ति जन्मजात प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर जो भी क्रियाएं करता है वो अपनी परिस्थितियों से समायोजन स्थापित करने के लिए होती हैं। और व्यक्ति के जो सीखता है वो उसकी जो प्रक्रिया होती है वो जन्मजात ही होती है। जो जन्मजात उसकी प्रवृत्तियां होती हैं उसी से प्रेरित होकर व्यक्ति क्रियाएं करता है और अपनी परिस्थिति में उसी हिसाब से वो समायोजित करने का प्रयास करता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति व्यवहारों के द्वारा होती है। मानव व्यवहार अनुभवों के आधारों पर परिवर्तित और परिमार्जित होता रहता है। तो मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके हिसाब से जो अधिगम है यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो एक मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो अपने व्यवहारों से ही अपनी अभिव्यक्ति करता है यानी कि अपने भावों को प्रकट करता है।
जो कि एक मानसिक प्रक्रिया होती है। और उसी मानव व्यवहार से ही जो भी उसके अनुभव होते हैं उसी के आधार पर उसको परिवर्तित करती है और उसको बदलती है। अधिगम की प्रक्रिया में ये दो तत्व निहित हैं। पहला क्या हो गया? परिपक्वता और पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता। उदाहरणार्थ, और इसको एक हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि बालक के सामने एक जलती हुई अंगीठी रखी है तो वो उसे जिज्ञासावश छूता है और छूते ही उसका हाथ जल जाता है। इसलिए वो अपने हाथ को तेजी से हटा लेता है और फिर कभी उसके पास नहीं जाता, क्योंकि उसने अपने अनुभव से सीख लिया कि आग उसे जला देगी। तो इसमें जो है इसमें ये बताया गया है कि व्यक्ति जो है वो अपने अनुभव के हिसाब से अपने व्यवहारों को बदल लेता है और अपने जो भी स्थिति है, परिस्थिति है, उसमें समायोजित कर लेता है। तो जब बच्चे ने देखा कि एक अंगीठी जल रही है और उसको जिज्ञासा हुई कि वो उसको छू ले, और वो जब उसको छू लेता है तो क्या होता है? उसका हाथ जल जाता है। लेकिन अगली बार से वो उस अंगीठी को नहीं छूता, क्योंकि उसको वो सीख जाता है अपने अनुभव से कि यदि वो जलती हुई अंगीठी को छुएगा तो उसका हाथ जल जाएगा। इस प्रकार अधिगम पूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है। और इसी से क्या होता है कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है अनुभव के आधार पर। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अधिगम ही शिक्षा है, यानी कि अधिगम ही सीखना ही ज्ञान है। अधिगम और शिक्षा एक ही क्रिया की ओर संकेत करते हैं। दोनों क्रियाएं जीवन में सदा और सर्वत्र चलती रहती हैं, यानी कि दोनों क्रिया सीखना यानी कि अधिगम और शिक्षा दोनों हमेशा पूरे जीवन पर्यंत चलती रहती हैं। बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अपने अनुभव से लाभ उठाता हुआ वातावरण के प्रति जो उपयुक्त प्रतिक्रिया करता है वही अधिगम है। तो जो बालक है वो परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी में धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बालक मैच्योर होगा, तो वो अपने लाभ जो भी उसने अनुभव किए हैं इस मैच्योरिटी तक आने के लिए जो भी उसने अनुभव प्राप्त किए अपने जीवन में, वो उसी के हिसाब से अपना व्यवहार करता है, अपनी प्रतिक्रियाएं करता है, और इसी सब को हम क्या कहते हैं? इसी सब को हम कहते हैं अधिगम। जैसे कि ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने कहा है, व्यवहार में कोई परिवर्तन जो अनुभवों का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली स्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, अधिगम कहलाता है। व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो अनुभवों का परिणाम है, जैसे अनुभव होंगे उसी हिसाब से जो परिवर्तन होगा व्यवहार में, और जिसका रिजल्ट क्या होगा कि व्यक्ति की जो आने वाली परिस्थिति है, स्थिति है, वो उनका उस प्रकार से सामना करेगा, यही अधिगम कहलाता है। अधिगम के स्वरूप एवं अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक है। और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के लिए जो भी परिभाषा दी है, अब हम उसको पढ़ लेते हैं। मॉर्गन और गिरीलैंड के अनुसार, मॉर्गन और गिरीलैंड ने सीखने की जो परिभाषा दी है वो है, अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परिमार्जन है जो कम से कम समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किया जाता है। तो ये बताया मॉर्गन और गिरीलैंड ने। गेट्स व अन्य ने क्या कहा? अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। तो जो भी परिवर्तन होता है हमारे व्यवहार में, किस कारण? हमारे अनुभवों के कारण, हमारे प्रशिक्षण के कारण और हमारे अधिगम के कारण। यही सब क्या है? इससे व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तित होता है और यही सब अधिगम
कहलाता है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। स्किनर के हिसाब से प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन होते हैं हमारे अनुभवों के हिसाब से और जिस हिसाब से हम प्रतिक्रिया करते हैं वो सब सीखना या अधिगम उसको कहते हैं। क्रॉनबेक के अनुसार अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। तो आई थिंक आपको अब अधिगम के विषय में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं कि अधिगम प्रक्रिया की विशिष्टताएं या उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। अधिगम की परिभाषाओं में अधिगम को एक विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया का स्वरूप मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। यदि अधिगम की विशिष्ट प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाए तो अधिगम प्रक्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहली क्या है विशेषता? अधिगम सार्वभौमिक है। मतलब कि अधिगम जो है वो हर जगह, हर स्थान पर, हर समय पर, वो हर जगह ये प्रक्रिया होती है। तो अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी समयों तथा स्थानों में एवं सभी जातियों के द्वारा घटित होती रहती है। जहाँ प्राणी है, समय है, स्थान है, वहाँ अधिगम की प्रक्रिया अवश्य होगी। प्राणी प्रत्येक समय कुछ न कुछ क्रिया करता ही रहता है। तो मतलब है कि जब व्यक्ति होगा, जब समय होगा, स्थान होगा, तो हर जगह व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई घटना होती है और उसी व्यक्ति से और उसी घटनाओं से क्या करता है व्यक्ति अनुभव लेता है, सीखता है। तो ये अधिगम प्रक्रिया सार्वभौमिक होती है। इसमें दूसरी विशेषता है अधिगम परिवर्तनीय है, यानी कि अधिगम सीखना जो है वो परिवर्तन है। बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अधिगम हैं। अधिगम वो प्रक्रिया है जिससे बालक में परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। अधिगम द्वारा परिवर्तन और पुनः परिवर्तन की श्रृंखला चलती रहती है, जिससे बालक परिवर्तनों का परिणाम बन जाता है। तो अधिगम क्या है? वो परिवर्तन होता रहता है। जो बालक के व्यवहार में जो उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखता है वो क्या होता है? ये हमेशा परिवर्तन चलता रहता है और जिस तरह सीखना हमेशा चलता रहता है उसी तरह अधिगम में परिवर्तन भी हमेशा चलता रहता है। तीसरा इसमें विशेषता है अधिगम विकास है। बालक का विकास अधिगम प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। यदि व्यक्ति सीखेगा ही नहीं तो उसका विकास नहीं हो सकता। इसलिए अधिगम क्या है? विकास है। बालक के सर्वांगीण विकास में अधिगम का इतना अधिक योगदान होता है कि विकास अधिगम का पर्याय बन जाता है। वैसे भी मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि प्रगतिशील परिवर्तन और संशोधन के रूप में बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है, जो अधिगम की प्रक्रिया द्वारा संभव होता है। विकास के रूप में अधिगम दृष्टिगोचर होता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने भी बताया है, अभी हमने डिफिनेशंस भी पढ़ी थी, कि जो प्रगतिशील परिवर्तन होता है बालक में और जिससे कि बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है, उसके संपूर्ण विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, ये सब अधिगम के द्वारा ही परिलक्षित हो सकता है। इसमें फोर्थ है अब विशेषता अधिगम अनुकूलन है। अधिगम की प्रक्रिया द्वारा बालक समाज व वातावरण में अनुकूलन स्थापित करता है। यानी कि जब बालक सीखता है तभी वो अपने समाज में, अपने वातावरण में एडजस्ट हो सकता है, अनुकूल हो सकता है, वैसी स्थितियों को बना सकता है। अनुकूलन की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया से इतनी अधिक सटीक हो जाती है कि हम अधिगम को अनुकूलन समझ लेते हैं। गेट्स और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को अनुकूलन के रूप में स्वीकार किया है।
तो जो गेट्स और कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अधिगम को माना है कि अधिगम अनुकूलन होता है। इसमें नेक्स्ट विशेषता है अधिगम प्रयोजन पूर्ण है। अधिगम के लिए किसी प्रयोजन का होना आवश्यक है। प्रयोजन पूर्णता ही अधिगम का लक्ष्य होता है। प्रयोजन अधिगम का लक्ष्य निर्धारित करता है और अनुक्रियाओं को दिशा प्रदान करता है। तो इसमें ये बताया है कि अधिगम के लिए सीखने के लिए प्रयोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और उसी से व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित करता है और इसी से अनुक्रियाओं को दिशा प्रदान होती है। इसमें नेक्स्ट विशेषता है अधिगम निरंतर है। निरंतर है यानी कि हमेशा चलता रहता है, सतत चलता रहता है। अधिगम किसी आयु तक सीमित नहीं रहता और ना ही किसी काल विशेष तक सीमित रहता है, अपितु ये सतत आजीवन चलता रहता है। तो ये जो अधिगम की प्रक्रिया होती है वो गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है और ये किसी एक विशेष समय तक सीमित नहीं रहती। इसमें नेक्स्ट विशेषता है अधिगम रचनात्मक है, यानी कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो कुछ रचनात्मक कार्य करे। इस प्रकार के कार्य को करना अधिगम है, जिसको वो विचारों एवं कार्यों के रूप में साकार करता है। रचनात्मकता व्यक्ति को स्वक्रिया के द्वारा अधिगम की ओर उन्मुख करती है। तो ये इसमें बताया है कि अधिगम रचनात्मक है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ प्रवृत्तियाँ होती हैं कि वो कुछ रचनात्मक कार्य करे और इसी रचनात्मक कार्य को करने के लिए व्यक्ति कुछ सीखता है, जो कि अधिगम कहलाता है और अधिगम के लिए व्यक्ति स्वक्रिया करता है। नेक्स्ट है इसमें विशेषता अधिगम पूर्ण परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया है। व्यक्ति विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में जीवन यापन करता है। हमेशा जो व्यक्ति की जो परिस्थितियाँ होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं और उसी विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति जो है वो अपना जीवन जीता है। वो परिस्थितियों को पूर्णता के आधार पर परख कर उसके साथ समायोजन स्थापित करता है। व्यक्ति परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने के लिए सही अनुक्रियाओं को सीखता रहता है। अतः अधिगम व्यक्ति को पूर्ण परिस्थिति के प्रति सही अनुक्रियाओं का प्रतिपादन है। तो इसमें लेखक इसमें बताया गया है कि अधिगम की ये विशेषता है कि इससे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में समायोजन कर सकता है और वो वातावरण में समायोजित होकर सही अनुक्रियाएं करना सीख लेता है और यही अधिगम व्यक्ति को पूर्ण परिस्थिति के प्रति सही अनुक्रियाओं करने के लिए प्रतिपादित करता है। नेक्स्ट विशेषता है अधिगम उत्तेजना तथा अनुक्रिया के मध्य एक संबंध है। उत्तेजना यानी कि व्यक्ति के अंदर जो जिज्ञासा होगी वो और उस जिज्ञासा के बाद व्यक्ति क्या क्रिया करता है या अनुक्रिया करता है क्या, तो इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है उसको भी अधिगम स्थापित करता है। किसी उत्तेजना के साथ सही अथवा वांछित अनुक्रिया का संबंध स्थापित करना ही अधिगम है। इसी बात के आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के अध्ययन को संबंधवाद का प्रतिपादन किया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के अध्ययन में कि उसमें जो है संबंधवाद का भी कॉन्सेप्ट को लाया है। नेक्स्ट विशेषता है अधिगम ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। 3 पक्ष होते हैं
उसके एजुकेशन के एक होता है ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। तो मनुष्य जो भी कुछ सीखता है उसके क्षेत्र में ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक और क्रियात्मक होता है। मतलब कि कुछ भी सीखता है तो उसका ज्ञान उसको मिलता है, उससे वो प्रभावित होता है और उसी के हिसाब से वो क्रियाएं या अनुक्रियाएं करता है। अधिगम ज्ञान संग्रह करता है, भावनाओं को ग्रहण करता है और क्रियाओं को करने हेतु दक्षताओं को भी संकलित करता है। सबसे पहले जब व्यक्ति कुछ सीखता है तो उससे क्या मिलता है, उसको उससे ज्ञान मिलता है। उस ज्ञान को वो संग्रह करता है, यानी कि उसको इकट्ठा करता है और उसी भावनाओं को ग्रहण करता है। और जब वो ये दोनों काम कर लेता है उसके बाद में उसी हिसाब से वो अपनी क्रियाएं करता है दक्षता पूर्वक। नेक्स्ट विशेषता है अधिगम स्थानांतरणीय है। इस प्रकार की परिस्थिति में सीखे गए कौशल अथवा समस्याओं के समाधानों का उपयोग व्यक्ति मिलती जुलती दूसरी परिस्थितियों में कर लेता है। स्थानांतरणीय यानी कि जो अधिगम है वो एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति एक परिस्थिति में सीखता है कि इस परिस्थिति में करने से ऐसा होता है, तो जब वैसी ही मिलती जुलती परिस्थितियां दोबारा उसके जीवन में आती हैं तो वो उसी अधिगम का प्रयोग करके उस समस्या को दूर करता है। तो इसी को हम कहते हैं कि अधिगम स्थानांतरण किया जा सकता है। नेक्स्ट विशेषता है अधिगम में आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का योगदान होता है। आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी और वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट। तो जो हेरिडिटी है और एनवायरनमेंट है, दोनों का योगदान जो होता है, दोनों को जोड़कर ही अधिगम बनता है। मनुष्य के सीखने में उसकी वंशानुगत विशेषताओं और वातावरण के प्रभाव डालने वाले तत्वों दोनों की मिलीजुली भूमिका होती है। जो भी उसको अपने पूर्वजों से मिला है, वंशानुगत विशेषताएं प्राप्त हुई हैं और जैसा कि उसको वातावरण मिला है, उस दोनों के प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन में सीखता है। आनुवांशिक गुणों में प्रमुख रूप से बुद्धि, मूल प्रवृत्तियाँ, शारीरिक आकार प्रकार, यौन लिंग, संवेग तथा वातावरण में परिवार, समाज, विद्यालय, प्राकृतिक सौंदर्य की भूमिका होती है। तो जो हेरिडिटी होती है, उसके जो गुण होते हैं, उससे व्यक्ति के अंदर क्या होता है कि बुद्धि उसकी किस हिसाब से होती है। जैसे कि हेरिडिटी होगी, जीन्स होंगे, उसी हिसाब से व्यक्ति की इंटेलिजेंस लेवल होगा, यानी कि बुद्धि होगी, मूल प्रवृत्तियाँ होंगी कि उसको क्या पसंद है, और शारीरिक आकार प्रकार की किस तरह से उसका शरीर बना है, उसके अंदर क्या इमोशंस हैं। तो ये सब चीज़ें हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता से आती हैं। और जो वातावरण है उसके अंदर आ गया हमारा सबसे पहले परिवार, फिर समाज, फिर विद्यालय। ये सब की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इन दोनों को मिला करके ही अधिगम यानी कि सीखना की प्रक्रिया पूरी होती है। नेक्स्ट विशेषता है अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों रूपों में मानव का विकास करता है। तो अधिगम के द्वारा व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करने के साथ साथ स्वयं को समाज में भी स्थापित करने के योग्य बनाता है। तो इससे क्या होता है, व्यक्तिगत विकास भी होता है अधिगम से और सामाजिक विकास भी मानव का होता है। नेक्स्ट इसमें विशेषता है अधिगम व्यक्ति की आदतों में सुधार करता है। जैसा कि हम सीखेंगे, जैसा कि हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो उसी के हिसाब से जो हमारी बुरी आदतें हैं वो भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि इससे पता चलेगा कि हमारे लिए क्या बुरा है, क्या हानि पहुंचाता है। तो इन सारी बुरी आदतों से और अनावश्यक और अशोभनीय कार्यों से व्यक्ति दूर रहेगा।
अधिगम की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। मानव अधिगम प्रक्रिया के दौरान 3 प्रकार से अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है। प्रथम, गायक क्रियाएं, द्वितीय शाब्दिक व्यवहार और तृतीय है समस्या समाधान अधिगम। तो इन तीनों प्रकार से या इन तीनों प्रक्रियाओं से व्यक्ति अपने जो सीखने की प्रक्रिया है उसको परिवर्तित कर सकता है। इसमें लास्ट विशेषता है अधिगम प्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका। प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि अगर प्रेरणा जो होगा वो अच्छी मिलेगी तो व्यक्ति क्या है वो उसकी जो सीखने की या अधिगम करने की जो भी शक्ति है वो भी ज़्यादा तेज़ होगी, अधिक गति से होगी। प्रेरणा अनेक प्रकार की हो सकती है। कभी ये प्रकृति द्वारा स्वतः मिलती है तो कभी शिक्षक विचार पूर्वक अपने शिष्यों को प्रेरणा प्रदान करने का प्रयास करते हैं। और प्रेरणा भी कैसी होती है, कभी तो ये खुद ही मिल जाती है कि कभी कभी कोई व्यक्ति प्रकृति से ही प्रेरित हो जाता है, और कभी कभी जो टीचर्स होते हैं वो भी अपने शिष्यों को प्रेरणा देते हैं। प्रेरणा मुख्यतः व्यक्ति की रुचियों पर आधारित होती है, अतः छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करने के पूर्व उनकी रुचियों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। तो जो प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन होता है वो व्यक्ति के रुचि की, उसका इंटरेस्ट किस में है उस आधार पर होता है। तो सबसे पहले हमको व्यक्ति के या छात्र के बारे में, उनकी रुचियों के बारे में जान लेना चाहिए, जिससे कि हम उनको अधिगम के लिए या सीखने के लिए प्रेरित कर सकें। ये लेसन बहुत बड़ा है तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक आपको ये लेसन अच्छे से अभी तक समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। इसी लेसन को आगे कंटिन्यू करते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन प्रेस करें। धन्यवाद।